यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है, विवाद खड़ा होता है। कई लोग इस फिल्म को भारत की पहली फीचर फिल्म मानने से इनकार करते हैं, लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, भारतीय सिनेमा का असली जन्मदाता कौन? और फिर 1950 का दशक आया। ये दौर आजादी के बाद का था। इस दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे बड़े सितारे सामने आए। इसी दौरान अमिताभ बच्चन का भी बॉलीवुड में आगमन हुआ। बिंदा को बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 कहा जाता था। सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी और अजय देवगन, संजय दत्त, आमिर खान, वही विनोद खन्ना, जितेंद्र, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र सहित नामी अभिनेता करियर के अंतिम पड़ाव पर थे। 18 मई 1912 भारत में पहली फीचर फिल्म रिलीज होती है। लेकिन रुकिए, क्या आपने इसका नाम सुना है? तो आइए पर्दा उठाते हैं इस भूली बिसरी कहानी से। इसका नाम श्री पुंडलिक, एक मराठी फिल्म, सिर्फ 22 मिनट लंबी, लेकिन इसकी कहानी 6वीं शताब्दी के संत पुंडलिक और उनकी भक्ति पर आधारित थी। इसे निर्देशित किया था दादा साहब तोरे ने, और जब ये मुंबई के कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ में रिलीज हुई तो पूरे 2 हफ्ते तक सिनेमा घरों में चली। लेकिन क्या यह सच में भारत की पहली फीचर फिल्म थी? यहाँ पर कहानी मोड़ लेती है, विवाद खड़ा होता है, क्योंकि इस फिल्म को शूट करने वाले कैमरामैन एक ब्रिटिश जॉनसन थे, और इसकी वजह से कई लोग इस फिल्म को भारत की पहली फीचर फिल्म मानने से इनकार करते हैं। फिर आता है 1913 का साल। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र लेकर आते हैं, पूरी तरह भारतीय टीम के साथ, और यही फिल्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है भारतीय सिनेमा की पहली फीचर फिल्म के रूप में। लेकिन सवाल अब भी खड़ा है, भारतीय सिनेमा का असली जन्मदाता कौन? दादा साहब तोरेने या दादा साहब फाल्के? अब सोचो, उस वक्त के लोग बिना आवाज के एक पूरी फिल्म देख रहे थे, और फिर भी उन्हें फिल्म में पूरी कहानी समझ में आ रही थी। वो सच में एक अद्भुत अनुभव था। यह फिल्म न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का पहला कदम था, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने वाला था। राजा हरिश्चंद्र ने समाज में न्याय और सत्य के महत्व को दर्शाया था, जो उस समय के भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश था। इसके बाद और भी मूक फिल्में आई, लेकिन फिर धीरे धीरे रंगीन फिल्में भी बनने लगी। 1929 में ए थ्रो ऑफ डाइस जैसी फिल्में बनी, जो भारतीय सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म मानी जाती है। अब सिनेमा का मतलब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाने का एक माध्यम बन चुका था। फिल्में अब समाज की बातें करने लगी थी, जैसे किस तरह लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार करते थे, क्या उनकी समस्याएं थी, और कैसे वे अपने संघर्षों से जूझते थे। अब जब मूक फिल्मों का दौर खत्म हुआ तो सिनेमा की दुनिया में एक नया धमाका हुआ, ध्वनि वाली फिल्मों का आगमन। सोच के देखो, पहले लोग बस स्क्रीन पर चलती फिरती तस्वीरें देखते थे, और अचानक एक दिन वे फिल्म के किरदारों को बोलते हुए सुनते हैं। ये कितनी जबरदस्त बात रही होगी। ये कमाल हुआ 1931 में, जब भारतीय सिनेमा को उसकी पहली बोलती हुई फिल्म मिली, आलम आरा। अब जरा उस वक्त के दर्शकों की हालत सोचो, जो लोग अब तक सिर्फ एक्सप्रेशन में और इशारों से कहानी समझते थे, उनके लिए ये किसी जादू से कम नहीं रहा होगा। पहली बार पर्दे पर किरदारों को बोलते हुए देखना किसी अपने जैसा था। सिर्फ चेहरे के हाव भाव ही नहीं, बल्कि डायलॉग्स और गाने भी सुनाई देने लगे। इससे भारतीय सिनेमा को एक नई जान मिली। अब कहानियों में और गहराई आ गई, क्योंकि संवादों के जरिए भावनाएं और भी अच्छे से उभरने लगी। इस बदलाव ने फिल्म निर्माताओं को भी बड़ा मौका दिया। अब फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रही, बल्कि वे समाज, राजनीति और इंसानी जज्बातों की सच्चाई को भी दिखाने लगी। फिल्मों में अब वो मुद्दा उठाए जाने लगे जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े थे। अब बात करते हैं रंगीन फिल्मों की। 1940 का दशक आते आते भारतीय सिनेमा में एक और क्रांति बदलाव आया, रंगीन फिल्मों का दौर। 1937 में आई किशन कन्या भारत की पहली रंगीन फिल्म मानी जाती है। सोच के देखो, जब लोगों ने पहली बार सिनेमा को रंगों में देखा होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। पहले तक सारी फिल्में काले और सफेद में ही होती थी, लेकिन अब पर्दे पर सब कुछ असली दुनिया जैसा रंग बिरंगा दिखने लगा। लेकिन रंगीन फिल्मों का मतलब सिर्फ चमक धमक नहीं था। इस दौर में बनी फिल्मों का एक खास मकसद था, समाज की हकीकत को दिखाना। इसलिए किसान, मजदूर, गरीबी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों पर जबरदस्त फिल्में बनने लगी। लोगों की भावनाओं को पर्दे पर उतारने की कोशिश की जाने लगी। और फिर 1950 का दशक आया। ये दौर आज़ादी के बाद का था, और भारतीय सिनेमा भी अब नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा था। देश को स्वतंत्रता मिल चुकी थी, और फिल्मों में भी एक नया जोश दिखने लगा। अब कहानियों में राष्ट्रवाद, सामाजिक बदलाव और भारतीय संस्कृति की झलक ज्यादा नजर आने लगी। ये वो दौर था जब सोच को बदलने का, लोगों को जागरूक करने का और समाज को नई दिशा देने का, यानी 1930 से 1950 तक भारतीय सिनेमा ने जबरदस्त सफर तय किया।
मूक फिल्मों से बोलती फिल्में तक और फिर काले सफेद सिनेमा से रंगीन फिल्मों तक। अब अगर बात करें 1950 और 60 के दशक की, तो यह दौर भारतीय सिनेमा के लिए स्वर्णिम युग था। इस दौरान बॉलीवुड ने एक नई दिशा पकड़ी। इस दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद जैसे बड़े सितारे सामने आए। उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज के सामाजिक और मानसिक पहलुओं को बेहतरीन तरीके से दिखाया। राज कपूर की 1951 में आई आवारा फिल्म और 1955 में आई श्री 420 जैसी फिल्में उस दौर के सामाजिक समस्याओं और संघर्षों को दर्शाती थी। खासकर आवारा में जो नायक था वह सिर्फ एक फिल्म का किरदार नहीं था, वह भारतीय समाज की जटिलताओं को भी दर्शाता था। इसी दौरान न्यू एज सिनेमा का भी उदय हुआ, जिसमें फिल्म निर्माता समाज के मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए एक नए तरीके अपनाने लगे। 1953 में आई 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में किसान संघर्ष को दर्शाती थी, जिसमें न केवल कठिनाइयों को दिखाया गया बल्कि समाज की एक सच्ची तस्वीर भी पेश की गई। अब बात करें 70 और 80 के दशक की, तो यह दौर था जब भारतीय सिनेमा में एक नया मोड़ आया। यथार्थवाद जो पहले किसी फिल्म में कम ही देखने को मिलता था, अब भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बनाने लगा। इस समय सत्यजीत राय, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान फिल्म निर्माताओं ने फिल्म निर्माण की दिशा बदल दी। 1955 में आई पथेर पंचाली जैसी फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी, जिसमें समाज की सच्चाई और जीवन के वास्तविक पहलुओं को भी खूबसूरती से दिखाया गया। इसी दौरान धर्मेंद्र कुमार 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक फिल्मों में सक्रिय रहे। 1970 के दशक में वे बहुत लोकप्रिय रहे। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। इसी दौरान अमिताभ बच्चन का भी बॉलीवुड में आगमन हुआ और वह हर किसी के लिए एक स्टार बन गए। उनके द्वारा निभाए गए किरदारों जैसे 1975 में आई शोले, 1975 में आई दीवार और 1973 में आई जंजीर ने पूरी दुनिया में एक नई छवि पेश की। फिल्में अब सिर्फ एक्शन और मनोरंजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज के गहरे पहलुओं और समस्याओं को भी छूने लगी। अमिताभ ने एंग्री यंग मैन की जो छवि बनाई वो हमेशा याद रखी जाएगी। अब 80 और 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा थे। 90 के दशक में गोविंदा को बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 कहा जाता था। गोविंदा ने अपने करियर में आंखें, कूली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1 जैसी कई हिट फिल्में दी। मिथुन चक्रवर्ती जो कि 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेताओं के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा ने एक नया कदम बढ़ाया। इस दौर में भारतीय सिनेमा ने वैश्विक मंच पर कदम रखा। आर्थिक उदारीकरण के साथ बॉलीवुड ने भी एक नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सभी के लिए एक नया युग शुरू हो चुका था। 1994 में आई हम आपके है कौन जैसी पारिवारिक फिल्में अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी हिट हो रही थी और 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। अब फिल्म निर्माताओं में भी बदलाव आ रहे थे। तकनीकी दृष्टि से सिनेमा और फिल्म निर्माताओं ने एक नए आयाम को छुआ। 90 के दशक की शुरुआत में सलमान खान, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी और अजय देवगन, संजय दत्त, आमिर खान जैसे बड़े कलाकारों ने अपने करियर का आगाज किया। वहीं विनोद खन्ना, जितेंद्र, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र सहित नामी अभिनेता करियर के अंतिम पड़ाव पर थे। इस दौर में बॉलीवुड ने न केवल तकनीकी उत्कृष्टता हासिल की बल्कि अपने फिल्मों में भी जटिल कथानक, बेहतरीन संगीत और नई सोच का भी समावेश किया। अब 2000 के बाद भारतीय सिनेमा ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। 2015 में आई बाहुबली, 2009 में आई 3 इडियट, 2019 में आई गली बॉय और 2016 में आई दंगल जैसी फिल्मों ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तहलका मचाया। इन फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाई और बॉलीवुड सिर्फ एक उद्योग नहीं रह गया बल्कि यह एक सांस्कृतिक आइकॉन बन चुका था। आजकल जब हम सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो भारतीय सिनेमा का प्रभाव और भी बढ़ गया है। अब न केवल बॉलीवुड बल्कि क्षेत्रीय फिल्म उद्योग जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम सिनेमा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। ये फिल्में अब सिर्फ भारतीय दर्शकों तक ही नहीं सीमित हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रही है। भारतीय सिनेमा का इतिहास सच में बहुत रोचक और विविधतापूर्ण रहा है। यह न सिर्फ भारतीय समाज का आईना है बल्कि दुनिया भर में अपनी संस्कृति और विचारों को फैलाने का एक माध्यम बन चुका है। हर दौर ने भारतीय सिनेमा में कुछ नया जोड़ा है और यही वजह है कि आज भारतीय सिनेमा पूरी दुनिया में एक नई पहचान बना चुका है।